Hello friends, this is CA Mohit Agarwal here, and in this video we are going to discuss CA Inter Audit Revision Test Paper for November 20 term. दोस्तों, as you know that law का RTP जो है that I have already discussed, and full RTP of law is uploaded on the channel. Do watch it. And apart from that, lot of revision videos and marathon videos, especially of law and audit, also have been uploaded. Let me tell you, do watch both the marathon videos of law also and audit also. Okay, especially in audit where all the trick areas will be revised very smoothly. So don't miss any of those marathon videos of law and audit. Super duper revision has been done. Okay, now this audit RTP video, इसको ना हम लोग ना दो पार्ट में डिवाइड कर रखे हैं. ठीक है, आज वाला पार्ट में सारा का सारा एमसीक्यूज वगैरह जो पोर्शन है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट पार्ट में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का जो है वो डिस्कशन होगा. मैं आपको बता दूं, ऑडिट का जो एमसीक्यूज रहता है, ठीक है, उसको बहुत ध्यान से पढ़ करके समझ करके करना पड़ेगा, तभी आपका ऑडिट का एमसीक्यूज राइट होगा. ठीक है, तो आइए साथ साथ अपने पढ़ेंगे, और ये वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि आप साथ साथ ही पढ़ करके अपना आरटीपी जो है वो खत्म कर दो. तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के लिए तो फिर भी आपको थोड़ा बहुत रिवीजन का दरकार है, बट एमसीक्यूज के लिए आप अभी भी अगर पूरा प्रिपेयर्ड नहीं है, फिर भी आप एमसीक्यूज जो है वो अभी साथ साथ देख सकते हैं, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस प्रकार का एमसीक्यूज जो है वो आता है. अमेंडमेंट का बात करें तो ऑडिट में कोई अमेंडमेंट नहीं है. सो सेक्शन 53 कंपनी लॉ से रिलेटेड अमेंडमेंट है, और वो भी ये इस बार का अमेंडमेंट नहीं है, ये मई 20 के भी पहले अमेंडमेंट जो था उसमें ये था, तो सेम अमेंडमेंट रिपीट हुआ है, वही इशू ऑफ शेयर डिस्काउंट वाला. नाउ कमिंग टू द इंटीग्रेटेड एमसीक्यूज. आरटीपी में दो इंटीग्रेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस है. ठीक है, उसके पांच पांच तो एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने, दो इंटीग्रेटेड केस स्टडी है, पांच पांच एमसीक्यूज है, और उसके बाद नॉन इंटीग्रेटेड एमसीक्यूज भी हैं, सब अपने सॉल्व करेंगे बहुत पेशेंस के साथ. सबसे पहले ना पेशेंस के साथ केस स्टडी को पढ़ने का आदत डालो. चलो केस स्टडी अपने साथ में मिलकर के पढ़ते हैं. मिस्टर जेजे एंड एसोसिएट हैविंग ऑफिस इन चेन्नई, फुल कंसंट्रेशन के साथ. जेजे एसोसिएट हैविंग ऑफिस इन चेन्नई आर स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स. मतलब जेजे एंड एसोसिएट जो है, हम लोग जेजे एंड एसोसिएट हम लोग स्टैट्यूटरी ऑडिटर है चेन्नई में. किसके स्टैट्यूटरी ऑडिटर है? कंपनी है स्वीट एरोमा प्राइवेट लिमिटेड. क्या धंधा है स्वीट एरोमा प्राइवेट लिमिटेड का? मैन्युफैक्चरिंग राइस फ्रॉम पैडी. ओके, इट obtains and manufactures rice from paddy, catering both domestic as well as international market. एक्सपोर्ट भी करता है गल्फ नेशन में. ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं. द कंपनी हैज अ ह्यूज प्लांट कैपेसिटी फॉर राइस एक्सट्रैक्शन. राइस निकालता है ना ये पैडी से, तो राइस एक्सट्रैक्शन के लिए बोला ह्यूज प्लांट फैसिलिटी है एंड कैपेसिटी है इन वन ऑफ द स्टेट्स इन नॉर्दर्न इंडिया. ओके, needless to say that inventories are in huge quantity in such type of business consisting of raw material, WIP, finished good. तो इनका इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल है, WIP है, फिनिश गुड है, और भारी मात्रा में. ऑडिटर वांट्स टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग इन्वेंट्री. स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग का नंबर बता दो. सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस सर 500. अरे रिगार्डिंग इन्वेंट्री, तो ये तो कंसिडरेशन ऑफ स्पेसिफिक आइटम्स हो गया ना. 501 ऐसे 501 ऐसे 501 में जो कंसिडरेशन ऑफ स्पेसिफिक आइटम है, ऑडिट कंसिडरेशन ऑफ स्पेसिफिक आइटम, उसमें सबसे पहला वाला क्या है? सबसे पहला वाला है एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री. ये देखो ऐसे 501 वाला, मैं कोरिलेट भी करवाते जाऊंगा आपको नोट्स के साथ मेरा. स्पेसिफिक कंसिडरेशन ऑफ सिलेक्टेड आइटम्स ऐसे 501 में सबसे पहला वाला क्या है? एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री. जिनके पास मेरा मैट है, मैट का पेज नंबर 55 में है ये. जिनके पास नहीं है कोई बात नहीं ना, अभी तो हम लोग एमसीक्यू सॉल्व कर ही रहे हैं रे बाबा, सब इंस्टीट्यूट की किताब में ही है भाई. तो एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री. ओके, एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री 501. ओके, अब देखो भाई इसके अंदर पहला एमसीक्यू. तो देखो केस स्टडी, ये जो इंटीग्रेटेड केस स्टडी है, इसमें 4 लाइन तुमको दे दिया कंपनी के बारे में, स्टैट्यूटरी ऑडिटर के बारे में. ज्यादा कुछ पता नहीं चला, खाली ये पता चला इन्वेंट्री के लिए सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ढूंढ रहे हैं. तो एक्चुअल में देखा जाए तो इंटीग्रेटेड केस स्टडी के नाम पर धब्बा है. आपको खाली बोला इन्वेंट्री के नाम पर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस चाहिए, और फिर आपको 5 तो एमसीक्यू ठोक दिया. मतलब एक्चुअल में अगर ऐसा इंटीग्रेटेड एमसीक्यू आ जाता है ना, तो समझ लेना कि ये इंटीग्रेटेड एमसीक्यू है ही नहीं, ये नॉर्मल एमसीक्यूज है 5 तो. चलो देखो अब
Which of the following, question number 1, which of the following is most likely correct in relation to obtaining sufficient appropriate audit evidence regarding existence and condition of inventory? बोला इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है उसको चुनो. ठीक है, मोस्ट लाइकली टू बी करेक्ट अपने को चुनना है. पढ़ते हैं. इट इज मैंडेटरी, पहला ऑप्शन सही को ढूंढना है, सही को. इट इज मैंडेटरी फॉर द ऑडिटर टू अटेंड फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग ऑन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. बिल्कुल मैंडेटरी है. इन ऑल सर्कमस्टांस नहीं. हमेशा 501 में लिखा हुआ है एक्सेप्ट इन अनफोर्सिन केसेस, एक्सेप्ट इन अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस. तो ऑडिटर के लिए ऐसे तो कंपलसरी है टू अटेंड फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग ऑन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनलेस देयर इज सम अनफोर्सिन रीजन. तो फिर वो दूसरा डेट पर भी जो है वो अटेंड कर सकता है. तो ये करेक्ट नहीं है. ऑल सर्कमस्टांसेस बोल दिया ना, नहीं. फिर फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग में भी अटेंडेड बाय ऑडिटर ऑन द डेट ऑफ इन्वेंटरी काउंटिंग. ऑडिटर कब अटेंड करेगा? ऑन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एट द डेट अदर देन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इन हिज डिस्क्रिशन मैंडेटरी इन ऑल सर्कमस्टांसेस नहीं. इन हिज डिस्क्रिशन नहीं. ऑडिटर को तो जो है भाई कोशिश करना चाहिए ऑन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट अगर पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकेबल नहीं है, तब एनी अदर डेट. ठीक है. एंड यहां पर भी वो अटेंड करेगा ही, ऐसा कंपलसरी नहीं है. अनफोर रीजंस अगर रहता है, अनफोर्सीन रीजंस अगर रहता है, अनलेस इट इज इम्प्रैक्टिकेबल ही विल अटेंड. बट यहां पर अनलेस इट इज इम्प्रैक्टिकेबल नहीं है, या तो इन ऑल सर्कमस्टांसेस लिख दिया, तो ये इन ऑल सर्कमस्टांस जो है 501 में कहीं नहीं है. आगे बढ़ते हैं. अटेंडेंस ऑफ ऑडिटर एट फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग इज इम्प्रैक्टिकेबल, मतलब पॉसिबल नहीं है ड्यू टू टाइम एंड कॉस्ट इन्वॉल्व. ऐसा बिल्कुल बहाना नहीं चलेगा. Lack of time and cost involved is not regarded as impracticable situation for the auditor to attend the physical inventory counting. समय और खर्चा एक्सक्यूज नहीं है. ये देखो, अगर आपको नहीं याद आ रहा है, एक बार फटाफट यहां देखो, आपको याद आ जाएगा. अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग. देखो, साफ साफ शब्दों में बोला गया है कि कब भाई इम्प्रैक्टिकेबल है. अटेंड करना चाहिए फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग, हाँ करना चाहिए, अनलेस इट इज इम्प्रैक्टिकेबल. अनलेस इट इज इम्प्रैक्टिकेबल. अब यहां देखो साफ साफ बोला हुआ है कि इस चीज को आप इम्प्रैक्टिकेबल नहीं बोल सकते. देखो, मैटर ऑफ डिफिकल्टी, दिक्कत हो रहा है, समय नहीं है, कॉस्ट इन्वॉल्व, इज नॉट इन इटसेल्फ अ वैलिड बेसिस फॉर द ऑडिटर टू omit an audit procedure for which there is no alternative or to be satisfied with audit evidence that is less persuasive. मतलब आप ये नहीं बोल सकते हैं कि भाई समय कम था या खर्चा ज्यादा लगता है इसलिए मैंने तो ऑल्टरनेटिव ऑडिट एविडेंस कलेक्ट कर लिया, बट वो तो लेस परसुएसिव है, वो तो उतना इफेक्टिव नहीं है, उतना सफिशिएंट अप्रोप्रिएट नहीं है जितना फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग होता. ओके, तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है भाई, तो पढ़ना पड़ेगा ना. आप पढ़ेंगे नहीं तो कैसे होगा. हाँ सर, दिख रहा है कि मैट में था ये वाला बात. अब यहाँ देखिए भाई, ये तीनों तो जो है फिर गलत है, तो करेक्ट वाला कौन सा बचा है? यही बचा होगा. बिना देखे इसको टिक कर दो, फिर भी देख लेते हैं. ऑडिटर शैल अटेंड एट फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग. हाँ, शैल बिल्कुल. अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल, बिल्कुल. नॉट इन ऑल सर्कमस्टांसेस, अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल. However, issue of time and cost involved because of auditor's office location and company's plant location is not a valid basis for skipping physical inventory counting. Super. तो ये ठंडा दिमाग से करना है. अगर पैनिक हो जाओगे ना एमसीक्यू में, तब दिक्कत हो जाएगा, खासकर ऑडिट के एमसीक्यू. पैनिक नहीं करना. यहां देखो, ऑल सर्कमस्टांस को देख करके ऑडिट में तो ऐसा कुछ है नहीं कि ऑल सर्कमस्टांस हो. ट्राई एंड अंडरस्टैंड. तभी तो ऑडिटर कोई चीज का गारंटी नहीं देता, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देता, रीजनेबल एश्योरेंस देता है, क्योंकि वो ऑल सर्कमस्टांसेस को सह करके जरूरी नहीं है कि वो जो एसेस में लिखा हुआ है वो करके ही दिखाएगा. सर्कमस्टांस टू सर्कमस्टांस डिफर करता है. ऑल सर्कमस्टांस मतलब तो फिर ऐसा हो गया कि हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस देने के लायक हो गए. तो ऑल सर्कमस्टांस तो देख करके दोनों गलत था. और ये टाइम एंड कॉस्ट वाला बात जो है, ये आपका पड़ा हुआ होना चाहिए कि टाइम एंड कॉस्ट यहां पर बोल रहा था कि चलो चलो इम्प्रैक्टिकेबल अगर है टाइम एंड कॉस्ट तो चलेगा. नहीं, टाइम एंड कॉस्ट इज नॉट अ जेन्युइन रीजन. ये रहा, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी. ठीक है. अब यहां देखो क्या बोल रहा है. बिलो आर द गिवन सर्टेन क्लस्टर ऑफ मैटर्स, ग्रुप ऑफ मैटर्स विच आर रेलेवेंट इन प्लानिंग अटेंडेंस ऑफ ऑडिटर. ठीक है, प्लानिंग अटेंडेंस ऑफ ऑडिटर. अच्छा, ध्यान से तोड़ तोड़ करके पढ़ो.
प्लान कर रहे हैं, हम लोग ऑडिट प्लान बना रहे हैं। ऑडिट प्लान किससे रिलेटेड बना रहे हैं? ऑडिट प्लान बन रहा है हाउ टू अटेंड फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग। ऑडिट प्लान रिलेटेड टू अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग। विच ऑफ द क्लासेस लाइकली इनएप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन। इनएप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन, अच्छा मतलब गलत को ढूंढना। वहां सही वाला को ढूंढना था, यहाँ गलत को ढूंढना। देखो प्लानिंग करते समय मैं आपको इसका आंसर एक बार पढ़ा देता हूं, फिर मैं आपको जो है ना मौका दूंगा कि आप ये खुद से बताओ, ठीक है? देखो 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 देखो, क्या क्या मैटर रेलिवेंट है इन प्लानिंग अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग। अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग का प्लानिंग ही तो था, तो ये तो रहा साफ साफ हेडिंग। ऑडिटर देखो क्या क्या प्लान करेगा, नेचर ऑफ इन्वेंटरी के बारे में, ठीक है? मैटर्स रिलेवेंट इन प्लानिंग द अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग। नेचर ऑफ इन्वेंटरी एक बार सुन लो, खाली सुना हुआ रहेगा तो देखना एमसीक्यूज कितना इजी रहेगा। नेचर ऑफ इन्वेंटरी, ओके, इन्वेंटरी का नेचर मतलब समझ में आ गया ना कि रॉ मटेरियल है कि डब्ल्यूआईपी है, क्या है, फिनिश गुड है। स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन ऑफ डब्ल्यूआईपी है तो कितना कंप्लीट हुआ, 50%, 75%, 90%। आरएमएम ऑब्वियस होता है, प्लानिंग में ही तो हम लोग आरएमएम देखते हैं रिलेटेड टू इन्वेंटरी का। अटेंडेंस का प्लानिंग करे तो रिलेटेड टू इन्वेंटरी। आरएमएम से अगर आरएमएम देख रहे हैं तो आरएमएम देख रहे हैं तो उसका इन्वेंटरी कंट्रोल भी तो देखना, अपने को इन्वेंटरी कंट्रोल का इंटरनल कंट्रोल भी तो देखना पड़ेगा भाई, जाहिर सा बात है। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना है रिलेटेड टू इन्वेंटरी, एंड उससे रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल्स प्रॉपर बनाए गए हैं कि नहीं टू मिनिमाइज द आरएमएम। तो नेचर ऑफ इंटरनल कंट्रोल रिलेटेड टू इन्वेंटरी देखेंगे। क्या क्या देखेंगे? नेचर ऑफ इन्वेंटरी, स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ डब्ल्यूआईपी, आरएमएम, आईसी इंटरनल कंट्रोल, ठीक है? एडिक्वेट प्रोसीजर्स और established and proper instructions issued, ठीक है? टाइमिंग ऑफ फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग, whether entity maintains perpetual inventory system, लोकेशन कहां पर इन्वेंटरी है, एक्सपर्ट का दरकार है क्या, ठीक है? और एक था इंस्ट्रक्शंस इशूड फॉर फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग, ठीक है? अब आ जाओ भाई यहां पर नेचर ऑफ इन्वेंटरी, हाँ देखते हैं। टाइमिंग ऑफ फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग, स्टेटस ऑफ कंप्लीशन ऑफ डब्ल्यूआईपी, सारा देखते हैं। तो अपने को कौन सा ढूंढना है? इनएप्रोप्रिएट, ये तो सारा देखते हैं। अच्छा नेचर टाइमिंग तो रिपीट हो रही, तो देखते हैं। वैल्यूएशन मेथड ऑफ इन्वेंटरी कहीं पर भी नहीं था अपने आंसर में। कहां था वैल्यूएशन मेथड ऑफ इन्वेंटरी? ये देखो प्लानिंग करते समय तो वैल्यूएशन के बारे में नहीं सोचते हैं। नेचर, स्टेजेस, आरएमएम, इंटरनल कंट्रोल, ठीक है? एडिक्वेट प्रोसीजर्स टू बी एस्टैब्लिश एंड प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस गिवन। फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग होता है, परपेचुअल इन्वेंटरी है क्या, लोकेशन, एक्सपर्ट, ऑडिटर्स एक्सपर्ट का दरकार है क्या, लेकिन वैल्यूएशन वाला पॉइंट तो कहीं नहीं था। तो इसका मतलब ये इनएप्रोप्रिएट है। बाद बाकी भी देख लो, वो सब था। नेचर टाइमिंग तो था ही, कंसिडरेशन रिगार्डिंग परपेचुअल इन्वेंटरी था, आरएमएम था, नेचर ऑफ इंटरनल कंट्रोल था, परपेचुअल, ये सब तो था। तो मतलब इनएप्रोप्रिएट क्या है? बी है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। मोस्ट लाइकली लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन रिलेशन टू अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग बाय द ऑडिटर, ठीक है? क्या सीक्वेंस में हम लोग को जो है चेक करना है व्हेन वी आर अटेंडिंग द फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग? ऑडिटर किस सीक्वेंस में प्रोसीजर्स लगाएगा व्हेन इज अटेंडिंग द फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग? इसको भी आप ना पहले एक बार यहां से ऐसे 501 से देख लो। ये देखो, क्या सीक्वेंस में ऑडिटर जो है फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग में एविडेंसेस इकट्ठा करेगा? पहले वो इवेल्युएट करेगा कि मैनेजमेंट का जो इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर्स जो मैनेजमेंट दे रहा है, ठीक है, फॉर रिकॉर्डिंग द रिजल्ट ऑफ द फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग, वो सही है कि नहीं। मैनेजमेंट का इंस्ट्रक्शंस को चेक करेगा, ऑब्जर्व करेगा, इंस्पेक्ट करेगा, और खुद भी तो भाई गया क्यों है, टेस्ट काउंट करेगा। तो पहले तो इवेल्युएट करेगा मैनेजमेंट का इंस्ट्रक्शन, ऑब्जर्व करेगा, फिर इंस्पेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स होगा एंड परफॉर्म टेस्ट काउंट। inspection of the inventory and documents and perform test count. So evaluate, observe, inspect, perform. Okay, ढूंढो, ऑब्जर्व ऑब्जर्व परफॉर्म, नहीं नहीं, कहां से? इवेल्युएट। यस, सबसे पहला सीक्वेंस में अपने क्या आया था? इवेल्युएट मैनेजमेंट प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोलिंग द रिजल्ट्स ऑफ फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग। फिर क्या था? ऑब्जर्वेशन, फिर इंस्पेक्शन, फिर ऑब्जर्वेशन, फिर था इंस्पेक्शन, फिर परफॉर्मिंग टेस्ट काउंट। सिंपल।
क्वेश्चन नंबर 4, ड्यूरिंग अटेंडेंस, क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ भाई। ड्यूरिंग अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग द ऑडिटर इंस्पेक्ट्स इन्वेंटरी। हाँ तो ये तो पता ही है, क्वेश्चन क्या वो पूछो ना भाई। बोल रहे फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग में ऑडिटर इंस्पेक्ट करेगा इन्वेंटरी। अरे आगे बढ़ो। फॉलोइंग आउटकम्स 1 2 3 आर गिवन बिलो। अच्छा आउटकम 1 2 3 एग्जिस्टेंस। ऐसे 501 में साफ साफ क्या था, एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंटरी। अरे बाप रे बाप, अभी तो दिखाए थे। अपने को क्या देखना है, एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंटरी। ओके ओके, एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंटरी तो देखना ही है। और ओनरशिप जो है अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। तो नाम ही तो 501 में एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली ट्रू। तो आउटकम 1 और 3 तो भाई, आउटकम 1 और 3 तो एस्टैब्लिश करना ही है, एंड 2 में बी एस्टैब्लिश्ड। आउटकम 1 2 3 आर ऑल नेसेसरी एस्टैब्लिश। नहीं, 1 एंड 3 आर एस्टैब्लिश बिल्कुल। आउटकम 2 इज नेवर एस्टैब्लिश। ऐसा थोड़ी ना होता है कि ओनरशिप हम लोग चाह करके भी अगर पॉसिबल ओनरशिप चेक हम लोग नहीं करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नेवर गलत कर दिया। 1 एंड 3 तो एस्टैब्लिश होता है, आउटकम 2 मे नॉट बी नेसेसरीली एस्टैब्लिश्ड। तो इंस्पेक्शन एंड कंडीशन अपना था 1 एंड 3 वाला आउटकम, एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन अपना था 1 एंड 3 वाला आउटकम, एंड ओनरशिप जो था मे नॉट नेसेसरीली एस्टैब्लिश्ड। करेक्ट ऑप्शन इज सी। आगे बढ़ रहे हैं। It was observed by the auditor that out of the total rice physically counted, जो total rice physically count किए ना हम लोग 31 मार्च 2020 को, 67 क्विंटल ऑफ राइस जो था ना, वो किसी पीक्यूआर का था, प्रोप्राइटरी कंसर्न का, जिसने अपना पैडी भेजा था राइस निकालने के लिए। तो भाई राइस तो फिर उसका है, ओनरशिप अपना नहीं है भाई। जब पैडी उसका तो राइस उसका। तो ये तो हमारे इन्वेंटरी में भले ही फिजिकल काउंटिंग में आ रहा है, लेकिन बुक्स में हम लोग इसको नहीं लिख सकते, ओनरशिप नहीं है अपने पास। तो ये जो 67 क्विंटल है विल बी रिफ्लेक्टेड। नहीं 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 नहीं। वुड बी रिफ्लेक्टेड। नहीं, would not be reflected। बिल्कुल, it would not be reflected in company's financial statement। ओके और ये बकवास बात कर रहे हैं, would be reflected in property concern, यहां तक तो सही है। as per method of valuation adopted by company, बिल्कुल नहीं, वो उसका अपना खुद का वैल्यूएशन मेथड से करेगा। तो इसका 5 का सी। तो ये था पूरा 501 के हिसाब से आंसर। अब आप आ जाइए इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो 2। आओ पढ़ते हैं। रेडी ना। पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ सीए वाईजेड एंड एसोसिएट्स। सीए फर्म का नाम है वाईजेड एंड एसोसिएट्स, वर अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी यूवी प्राइवेट लिमिटेड। हम लोग ऑडिटर हैं किसके, यूवी प्राइवेट लिमिटेड के। द फाइनेंशियल ईयर फॉर व्हिच वाईजेड एंड एसोसिएट्स वर टू ऑडिट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ यूवी प्राइवेट लिमिटेड बिगिन ऑन 1/4/2018 एंडेड ऑन 31 मार्च 19। फाइनेंशियल ईयर 18-19 के अपने स्टैट्यूटरी ऑडिटर है। हम लोग 4 पार्टनर है। वाईजेड एसोसिएट जो ऑडिट फर्म है उसमें 4 पार्टनर है, वाईजेड जीएच। जब हम लोग 18-19 का ऑडिट कर रहे थे, वन ऑफ द पार्टनर्स ऑफ वाईजेड एंड एसोसिएट, क्या नाम, एच। हम लोग का जो 4 पार्टनर है उसमें से एच took up the expense part for the purpose of audit। ठीक है, वो expenses का वाउचिंग कर रहा है। Management of UV Private Limited adopted various accounting policies and principles related to the expense, जो कि H जो है was unable to understand। बहुत सारा अकाउंटिंग पॉलिसी प्रिंसिपल कंपनी अडॉप्ट कर रखा है जो कि H को समझ में नहीं आया। Some of the issues which H was unable to understand were as follows। देखे भाई हमारा भाई को क्या क्या समझ में नहीं आया H को, आइए चेक कर लेते हैं। पावर एंड फ्यूल, पावर एंड फ्यूल एक्सपेंसेस पेड फॉर द मंथ ऑफ। अच्छा अपने कौन कौन सा पीरियड को ऑडिट करें, फाइनेंशियल ईयर 18-19, 1/4/2018 से 31 मार्च 19। ठीक है, तो भाई पावर एंड फ्यूल एक्सपेंस अप्रैल और मई का पावर एंड फ्यूल एक्सपेंस हैव बीन इंक्लूडेड एज अ पावर एंड फ्यूल ऑफ 18-19। भाई इसमें ऑडिटर का क्या जरूरत है, ये तो कोई क्लास 9-10 का बच्चा भी बता देगा कि जो पावर एंड फ्यूल का खर्चा पे किया गया है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल एंड 19, वो 18-19 में इन्होंने घुसा दिया। समझे तो क्या हुआ है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का खर्चा इन्होंने 18-19 में घुसा दिया। ठीक है आगे बढ़ते हैं। पर्सनल रेंट एक्सपेंसेस ऑफ द सन। अच्छा डायरेक्टर का एक लड़का है, उसका पर्सनल रेंट जो है मिस्टर टी, डायरेक्टर का नाम है, अपने को उससे मतलब नहीं है, हैव बीन शोन एज रेंट एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस।
भाई ये तो बहुत गलत कर दिया। पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ डायरेक्टर आप घुसा रहे हैं रेवेन्यू स्टेटमेंट्स में। इसका तो 143 सबसेक्शन 1 में भी हम लोग रिपोर्टिंग कर देंगे। क्लॉज नंबर बताओ। 143 सबसेक्शन 1 क्लॉज ई। आगे बढ़ रहे हैं। रिपेयर मेंटेनेंस एक्सपेंस अपने कौन सा साल का ऑडिट करें? 18-19, ठीक है। तो फरवरी एंड मार्च वर स्टिल आउटस्टैंडिंग, तो भाई बैलेंस शीट में तो दिखाना पड़ेगा अगर आउटस्टैंडिंग है तो। फरवरी मार्च 19 तो फाइनेंशियल ईयर 18-19 का पार्ट है, आउटस्टैंडिंग है, बैलेंस शीट में नहीं दिखाया, गलत किया। रिपेयर मेंटेनेंस एक्सपेंस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1/4/2018 टू 31 मार्च 19 वर वेरी हाई एज कंपेयर टू पिछले साल। तो ऑडिटर मिस्टर एच आज द मैनेजमेंट, एप्रोप्रिएट ऑथोरिटी कौन होगा? मैनेजमेंट होगा, कि भाई रीजन बताओ 18-19 का जो रिपेयर है इतना ज्यादा। वेरीफाइंग द इंश्योरेंस एक्सपेंस, इंश्योरेंस पॉलिसीज वर नॉट शोन। क्यों भाई? इंश्योरेंस एक्सपेंस हम लोग कैसे वेरीफाई करेंगे? पॉलिसी तो चाहिएगा ही हम लोग को। चलो अब देखते हैं। तो ये यार बड़ा बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, मतलब ऑडिट से ज्यादा ये आपका सिंपल सा अकाउंट्स का क्वेश्चन है। एज पर पॉइंट नंबर 1 मेंशन इन द अबव केस, पावर एंड फ्यूल एक्सपेंस, पॉइंट नंबर 1 याद है ना? पॉइंट नंबर 1 में क्या हुआ था? अपने फाइनेंशियल ईयर 18-19 को ऑडिट कर रहे हैं, 1/4/2018 से 31 मार्च 2019। अप्रैल और मई आने वाला 2 महीना का 18-19 में इन्होंने जो है दिखा दिया, क्योंकि पेमेंट हो गया था। तो भाई ये तो 18-19 में नहीं आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक्रूअल कंसेप्ट के हिसाब से। मस्ट बी शोन अंडर द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट एज, बता भी दिया एसेट में दिखाना है, तो एसेट में क्या बोल करके दिखाओगे? प्रीपेड। बाप रे बाप, ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाता है तो भाई तुम्हारा लॉटरी है। एज पर पॉइंट नंबर 2, अरे पॉइंट नंबर 2 यार वो डायरेक्टर का लड़का वाला था क्या? हाँ डायरेक्टर का लड़का रेंट जो दिया है वो पर्सनल एक्सपेंस है, लेकिन कंपनी का पीएल में आ गया। तो अब क्या करना पड़ेगा बताओ? सब्ट्रैक्ट करोगे? सब्ट्रैक्ट तो करना ही पड़ेगा रेंट एक्सपेंस ऑफ बिजनेस ऑफ यूवी प्राइवेट लिमिटेड से। कि एडेड रहने दोगे घूस लेकर के, कि फिर से और ऐड कर दोगे और घूस लेकर के, कि 2 बार सब्ट्रैक्ट कर दोगे क्योंकि घूस नहीं दिया? ऐसा हम लोग सर घूस उसका काम नहीं करते हैं। हम लोग साफ साफ बोलेंगे हटा इसको यहाँ से। ओके, नाउ 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 पॉइंट नंबर 3 में क्या हुआ था? रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो आउटस्टैंडिंग था ना, रिपेयर मेंटेनेंस फरवरी और मार्च 2 महीना का आउटस्टैंडिंग था, उसको बैलेंस शीट में नहीं दिखाया तो दिखा देंगे। मस्ट बी शोन अंडर द लायबिलिटी साइड। हे भगवान, लायबिलिटी भी बोल दिया, तो आउटस्टैंडिंग ढूंढ लो। कहां है भाई आउटस्टैंडिंग? रिपेयर एंड मेंटेनेंस प्रीपेड नहीं, रिपेयर मेंटेनेंस एक्सपेंस नहीं, आउटस्टैंडिंग ढूंढो भाई। आउटस्टैंडिंग पेड इन एडवांस नहीं, पेबल, पेबल मतलब ही क्या होता है? आउटस्टैंडिंग। हाँ मनी मन बहुत हंस रहे होगे कि वाओ सर ये हम लोग के पास आ जाए। पॉइंट नंबर 4 में जो ह्यूज डिफरेंसेस था ना दो फाइनेंशियल ईयर का रिपेयर मेंटेनेंस का, तो मैनेजमेंट से पूछा जाएगा, तो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी यहाँ पर कौन है? मैनेजमेंट। इंश्योरेंस एक्सपेंस हम लोग इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों चेक करेंगे? क्योंकि वो एक इनवैलिड सपोर्टिंग है, नो सपोर्टिंग की, लैक ऑफ प्रॉपर सपोर्टिंग की, वैलिड सपोर्टिंग, वैलिड सपोर्टिंग। तो यार ये बड़ा सिंपल सवाल था आपके लिए। अब आ जाओ नॉन इंटीग्रेटेड एमसीक्यूज के ऊपर। ओके, तो इसमें पहला वाला इंटीग्रेटेड एमसीक्यू 501 वो वाला अच्छा था, सॉलिड था, जिसमें 501 का पूरा ही ज्ञान ऑलमोस्ट लग गया। और दूसरा एमसीक्यू कोई जो है एकदम स्टैंडर्ड वाला नहीं था। चलो नॉट बेस्ड ऑन केस सिनेरियो में आ जाओ। जनरली ये सब बहुत इजी है। केवाईसी एंड कंपनी से रेपुटेड ऑडिट फर्म इन मुंबई, हम लोग स्टैट्यूटरी ऑडिटर हुए हैं ब्लेस्ड के। तो इसमें ऑडिटर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाकर के बना देंगे क्या? पागल हो क्या? उसका इंटरनल कंट्रोल बना देंगे? पागल हो क्या? ट्रू एंड फेयर बताओगे हाँ जी। कंप्लायंस करवा दोगे क्या? नहीं, चेक करेंगे जरूर कि कंप्लाई हुआ है कि नहीं, एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन वो हम लोग को कंसीडर जरूर करना पड़ेगा ऐसे 250 के हिसाब से, लेकिन हम लोग थोड़ी ना कंप्लाई करेंगे, तो हम लोग रिपोर्ट करेंगे ट्रू एंड फेयर व्यू ऐसे 200 के हिसाब से। बढ़ते हैं आगे। मिस्टर ए ऑडिटर है एंड मिस्टर बी फिनेंस। अच्छा, ऑडिटर और कंपनी का फिनेंस मैनेजर दोस्त है। मिस्टर ए प्रिपेयर्स ऑडिट रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू द विशेस एंड डायरेक्शंस ऑफ मिस्टर बी। वी हैव एक्टेड एज पर द विशेस एंड डायरेक्शंस ऑफ समवन एल्स। तो कौन सा क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज किया? इंडिपेंडेंस। क्योंकि एज पर गाइडेंस नोट इशूड बाय आईसीएआई ऑन इंडिपेंडेंस, a person is said to be independent if his judgments are not subordinate to the wishes and directions of the person appointing him or anyone else or even to his own.
मिस्टर सलमान इज एन एंगेजमेंट पार्टनर। अच्छा, सलमान एक एंगेजमेंट पार्टनर है खान एंड कंपनी का। तो खान एंड कंपनी एक फर्म हो गया जिसमें सलमान एंगेजमेंट पार्टनर है लावा लिमिटेड का। ही डाइड ऑफ अ स्ट्रोक। तो समझ जाओ, जब ऐसा क्वेश्चन आता है, अपने केस स्टडी भी सॉल्व कर रखे हैं इसके ऊपर, कि अगर किसी का देहांत हो जाता है तो जो दूसरा पार्टनर साइन करेगा वो रिव्यू तो करेगा ना, कम से कम जो पार्टनर मरा है उसका वर्क को रिव्यू करने के बाद ही जिंदा पार्टनर साइन करेगा। बेचारा पूरा ऑडिट कंप्लीट कर लिया था। मिस्टर शोहेब, वन ऑफ द पार्टनर्स, विल बी साइनिंग द अकाउंट्स ऑफ लावा लिमिटेड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रिव्यू कर लो कम से कम। साइन द अकाउंट विदाउट रिव्यू? नहीं नहीं, साइन द बैलेंस शीट आफ्टर रिव्यू, बिल्कुल। एडवर्स है तो अरे ऑडिट से विड्रॉ कर लो, आप रिव्यू करके साइन करो। जीपी रेशियो देखते ही समझ जाना चाहिए, एनालिटिकल प्रोसीजर। ऑडिटर कंपेयर्स जीपी रेशियो ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड फाइंड्स की थोड़ा बहुत जीपी रेट जो है वो फॉल हुआ है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर में ही हम लोग ये चीज जो है देखते हैं। ऐसे 520। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, while conducting the audit of while conducting the audit of Saraswati Limited, ठीक है, while conducting the audit of Saraswati Limited, which is a packaged water making company, ठीक है, it was found that purchase of motor car। अच्छा एक सेकेंड, ये हम लोग ऑडिट किसका कर रहे हैं? कंपनी का जो क्या करता है, पैकेज वाटर मेकिंग कंपनी, पैकेज वाटर मैन्युफैक्चर करता है। इट वाज फाउंड दैट परचेस ऑफ मोटर कार वाज मेड इन द नेम ऑफ द कंपनी। बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। योर आर्टिकल असिस्टेंट हैज परफॉर्म द फॉलोइंग ऑडिट प्रोसीजर, आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर इज इनकरेक्ट। ठीक है, ascertain whether purchase of car has been properly authenticated। बिल्कुल हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि परचेज ऑफ कार जो है हुआ है वो प्रॉपर्ली ऑथेंटिकेटेड था ना। इनवॉइस बिल्कुल चेक करेंगे। रजिस्ट्रेशन हुआ है ना ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज के साथ, बिल्कुल चेक करेंगे। इससे कौन सा असर्शन चेक होता है? ओनरशिप। इंश्योर दैट मोटर कार हैज बीन इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ गुड्स। भाई एसेट है ना आपका, आप तो ये क्या मैन्युफैक्चर हो, गाड़ी मैन्युफैक्चर कर रहे हो कि पानी मैन्युफैक्चर कर रहे हो? आंसर इज पानी। तो गाड़ी को क्यों चेक करोगे कि वो स्टॉक के अंदर घुसा हुआ है कि नहीं? तो ये वाला इनकरेक्ट है। बड़ा सिंपल था दोस्तों। मैं फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ, ऑडिट का मैराथन रिवीजन पक्का से देख लेना, बहुत 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 मदद मिलेगा। बहुत सारा ट्रिकी क्वेश्चन भी उसमें सॉल्व है, बहुत सारा टेक्निक्स भी उसमें बताया गया है। जो मेरे को लग रहा था ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी आया है, मैंने वो सारा टेक्निक्स का अलग से समरी पॉइंट्स बना करके वो सॉल्व करवाया है, प्रेजेंटेशन बना करके सॉल्व करा है। तो पक्का से ऑडिट का मैराथन देख लेना, उसके बाद पढ़ोगे ऑडिट तो बहुत ज्यादा सिंपल लगेगा, क्योंकि ऑडिट मैराथन देखने से पूरा एक बार में रिवीजन हो जाएगा, फिर ऑडिट पढ़ना इजी लगेगा। और क्वेश्चन आंसर्स जो है ना सॉल्व करते समय जान जाता है। तो पहला 4 चैप्टर में लगभग 200 से 250 क्वेश्चन सॉल्व करवाया गया, उसको मत छोड़ना। ठीक है, अभी आज वाला जो पार्ट है वो एमसीक्यू वाला पार्ट हुआ खत्म, यहीं तक रखेंगे। कमिंग वीक में आपको जो है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन यानी पार्ट 2 भी इस आरटीपी का जो है वो मिल जाएगा, उसको भी पक्का से देख लीजिएगा। पढ़ाई अच्छे से करते रहो, नेगेटिव लोगों से दूर रहो, पॉजिटिविटी रखो, और ये मत सोचो नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, तब फिर सच में नहीं आएगा, आता हुआ चीज नहीं आएगा। ये भाई सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। अगर मैं देखो कि ये मेरे से नहीं होगा मेरे से नहीं होगा, तो फिर नहीं होगा वो। You have to be confident about yourself. Okay, so if you have followed my guidelines and preparation, there is nothing to worry. Stick to that. Keep revising. देखा ना आपने, ऐसे 501 आप खुद से अगर करते तो हो सकता है आपको दिक्कत आता, क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं किया। लेकिन अगर आप पढ़ाई कर लेंगे, पूरा मैथ कर लेंगे, तो सब वहीं से है। ठीक है, अब रिमेनिंग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी जो है हम लोग पार्ट 2 कमिंग वीक में डिस्कस करेंगे। तब तक कृपया करके आप ऑडिट अपना रिवाइज करके रखना। 7 दिन का टाइम दे रहे हैं। चलो टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय 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 बाय।